नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन में आर्द्र भूमि और रामसर सम्मेलन। यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे बड़े अच्छे प्रश्न हैं। और हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ वो कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए, हमारे चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं कि रामसर स्थल और आर्द्र भूमि में हमें केवल 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। 3 बिंदुओं से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। पहला बिंदु है कि आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रामसर सम्मेलन और इसकी भारत में स्थिति या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी इसकी स्थिति को देखते हुए भारत के संबंध में विशेष बात करनी है। तो देखें, अब प्रश्न उठता है आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है। आर्द्र भूमि का अभिप्राय है जलीय क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र के बीच का पारिस्थितिकी परितंत्र, जो प्राकृतिक पानी को अवशोषित कर लेता है, भारी पदार्थों को अवशोषित कर लेता है और ये एक स्पंज के रूप में काम करता है। इसीलिए इसको आर्द्र भूमि को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है। पृथ्वी का किडनी, ठीक है। ये क्या करता है, प्राकृतिक तत्वों को पानी को सोखने का काम करता है और ये पानी सोख कर पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके जल को शुद्ध करता है। जल को शुद्धिकरण में विशेष भूमिका इसकी है। इसके साथ साथ जल का शुद्धिकरण का प्राय जब जल प्रदूषण हम बताएंगे, जब जल प्रदूषण में पोषक पदार्थों की मात्रा या पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहां पर जल प्रदूषण होता है। बायो ऑक्सीजन डिमांड अधिक हो जाती है, प्रदूषण पढ़ाएंगे तो इसको हम चर्चा करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसे शामिल किया जाता है। आर्द्र भूमि को हम कितने सेक्टर में बांट के देखते हैं। तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आएगा विविध प्रकार के दलदली क्षेत्र, पीठ क्षेत्र, ठीक है। इसके अतिरिक्त आएंगे विविध प्रकार के जलीय क्षेत्र, लवड़ी जल, बहता जल, स्थिर जल, स्वच्छ जल। इसके अतिरिक्त निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से जहां ऊंचाई अधिक ना हो ज्वार की, वो क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। 6 मीटर से अधिक ना हो, अति महत्वपूर्ण। यहां आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र है, ठीक है। अब इस आर्द्र भूमि क्षेत्र को हम 3 भागों में, आर्द्र भूमि को 3 भागों में बांट के देखे हैं। पहला भाग है समुद्र तटीय भाग, समुद्री या तटीय भाग। दूसरा है अंतःस्थलीय भाग और तीसरा है मानव निर्मित भाग। अर्थात आर्द्र भूमि को समुद्र तटीय, अंतःस्थलीय और मानव निर्मित 3 श्रेणी में बांटे जा सकते हैं। यहां से भी आपके लिए प्रश्न बनते हैं। अंतःस्थलीय के अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट आता है। अंतःस्थलीय के अंतर्गत उथले समुद्री क्षेत्र आते हैं, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में इसी में समुद्री उपज्वारीय क्षेत्र, जिसका भी हमने बताया कि निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक ऊंचाई जिन क्षेत्रों में ना हो, वह क्षेत्र भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत, वेटलैंड के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। फिर कोरल रीफ, समुद्र की चट्टान जिसे आप कहते हैं। फिर यश्वरी, लैगून और मैंग्रोव क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया समुद्र तटीय क्षेत्रों में। इनको हम मैंग्रोव को अलग से बताएंगे। अंतःस्थलीय क्षेत्रों में झील, अभी हम आगे भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। नदी, डेल्टा, क्रिक और अनूप क्षेत्र को अंतःस्थलीय में शामिल किया जाता है। अति महत्वपूर्ण है। फिर से देख लें, झील, नदी, डेल्टा, क्रिक और अनूप क्षेत्र। अब मानव निर्मित वेटलैंड में, मानव निर्मित वेटलैंड के अंतर्गत आता है एक्वाकल्चर, छोटे टैंक, तालाब, नहर, सिंचित कृषि भूमि और अपशिष्ट जल निवारक क्षेत्र। ये मानव निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से प्रश्न कैसे आपके लिए बनेंगे। अब यहां से प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आर्द्र भूमि है।
ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कई मानव निर्मित आर्द्र भूमियां हैं। हर के बैराज है, राजा भोज का तालाब है, ये सब है। इसको अभी जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आर्द्र भूमि की बात करेंगे तो वहां आपसे हम चर्चा करेंगे। फिर पूछा जाए अंतःस्थलीय के अंतर्गत कौन कौन है। झील, नदी, डेल्टा, क्रिक और अनूप समुद्र तटीय या इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इस प्रकार से तीनों को आप अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। अब इसको आप सीरियल वाइज नोट्स बनाते जाएंगे। हमने काफी सिलसिलेवार इसको लिखा है। अब प्रश्न उठता है रामसर सम्मेलन क्या है। इन्हीं आर्द्र भूमियों पर ईरान के रामसर, देखें रामसर सम्मेलन, इन्हीं आर्द्र भूमियों के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था, जो कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न आपके कैसे बनते हैं। प्रश्न बनता है रामसर कहां अवस्थित है। ईरान में। किस जगह पर। ईरान के रामसर में। किस सागर के तट पर। कैस्पियन सागर के तट पर। यहां पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसकी डेट 2 फरवरी 1971 थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर प्रश्न उठता है कि जो यहाँ सम्मेलन हुआ अंतरराष्ट्रीय, बहुत सारे देशों को कि वेटलैंड को लेके, वेटलैंड की सुरक्षा को लेके, वेटलैंड की सुरक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये जैव विविधता को संरक्षित करेगा। आगे हम चर्चा करेंगे। तो 21 दिसंबर 1975 को यह समझौता लागू हो गया। फाइनली यह समझौता 21 दिसंबर 75 को लागू हो गया। जब 75 को लागू हो गया तो भारत भी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और अपने 2 महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर वेटलैंड में सबसे पहले शामिल किया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा उड़ीसा का चिल्का झील सबसे पहले वेटलैंड में भारत के शामिल कर लिए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इस समय भारत में कुल 37 वेटलैंड स्थल हैं, इसको हम देखेंगे। और विश्व स्तर पर 2350 से अधिक स्थल इस समय है। अब प्रश्न उठता है, यहां से कुछ डेट आपसे पूछे जाते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। अब प्रश्न उठता है विश्व वेटलैंड दिवस सबसे पहले कब मनाया गया, और विश्व वेटलैंड की थीम भी आपसे पूछी जाती है। तो 2 फरवरी 1997 को सबसे पहली बार, ध्यान दीजिएगा, 2 फरवरी 1997 को सबसे पहली बार विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। तब से निरंतर हर वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान देने की बात है। और हर आर्द्र भूमि दिवस की हर वर्ष की अपनी थीम भी होती है। ये थीम देखिए, 2019 की थीम है आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। ये 2019 की थीम थी। और 2020 की थीम है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आर्द्र भूमि दिवस की थीम आर्द्र भूमि और जैव विविधता। आर्द्र भूमि जैव विविधता 20 की है और 21 की है आर्द्र भूमि और जल। ध्यान देने योग्य है। और फिर प्रश्न उठता है कि विश्व स्तर पर सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल कहाँ है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि स्थल 170 स्थल ब्रिटेन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर ये तो आर्द्र भूमि स्थल ब्रिटेन में है, सबसे ज्यादा स्थल विश्व में कहां से है, कहां पर है, बोलिविया में है। ठीक है, बोलिविया में सबसे ज्यादा स्थल है। और यहां से देखें जो डेट है, डेट क्रम वाइज पूछे जाते हैं, कोर्ट में पूछे जाते हैं। पहला डेट 2 फरवरी 1971 पूछा जाता है। फिर उसके बाद वेटलैंड की थीम पूछी जाती है। फिर ऐसा भी हो सकता है प्रश्न अब आपसे पूछ लें कि पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, ध्यान रखेंगे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारत के स्थलों की बात हम करें, भारत के जो 37 स्थल हैं, आइए इनको एक मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 बिंदु और इसी में है, 2 बिंदुओं को हम समझ लें तब भारत को देखें। तो जो ये आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि को 2 तरीके से और जिसको जानते हैं बायोलॉजिकल सुपरमार्केट, बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के रूप में आर्द्र भूमि को जानते हैं। और किडनी ऑफ लैंड इसको आर्द्र भूमि को कहा जाता है। अगर किडनी ऑफ लैंड इसको कहा जाता है, हार्ट ऑफ लैंड इसको किसको कहा जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हार्ट ऑफ लैंड इसको
आइए देखें, अब भारत को देख लें। अब भारत के प्रमुख रामसर स्थलों में देखना है यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। वैसे 15 राज्यों के में कुल 37 रामसर स्थल हैं, महत्वपूर्ण है। पहले 26 रामसर स्थल थे। 28 जनवरी 2020 को एक अभिसमय के माध्यम से 10 नए रामसर स्थलों को जोड़ दिया गया है। 10 नए रामसर स्थलों में 6 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के जोड़े गए हैं। पहले उत्तर प्रदेश में एक रामसर स्थल था। एक मात्र महाराष्ट्र में नंदूर जोड़ा गया है और 2 पंजाब में जोड़ा गया। इस प्रकार से 37 नए रामसर स्थल हो गए हैं या आदि भूमियां हो गई हैं। वैसे भारत में 125 रामसर साइट्स हैं, ध्यान देने की जरूरत है। और जो ये रामसर स्थल, रामसर साइट्स है, तो जो सेंसिटिव है वो 37 है। अब मुझे इन्हीं को देखना। अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, ये 37 से प्रश्न नहीं बनने हैं। यहां से 2-3 तरीके से प्रश्न बनने हैं। जैसे हमने आपको विविध जगहों पे बताया है कि सबसे पहला रामसर स्थल, सबसे अंतिम रामसर स्थल। अगर सबसे पहले रामसर स्थल की बात कर ली जाए तो 2 रामसर स्थल हैं। एक राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा उड़ीसा का चिल्का झील। भारत सबसे पहले 1982 में इन्हीं 2 रामसर स्थलों को लेके या आदि भूमियों को लेके शामिल हुआ था इस सम्मेलन में या समझौते में। फिर उसके बाद अंतिम की बारी आती है तो ये 6 स्थल, ये और एक नंदुअर और केशवपुर मियानी और ब्यास रिजर्व पंजाब के, इन 7 को 28 जनवरी 2020 को शामिल किया गया। अब यहां से प्रश्न आपसे बन सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नए स्थल हैं जिनको 28 जनवरी 2020 को रामसर या आदि भूमि में शामिल किया गया है या नहीं शामिल किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस या बीईओ की परीक्षा देते हैं तो ये जो पश्चिमी बिहार है, पश्चिमी बिहार तो प्रायः पूछे जाते रहे हैं। अब बहुत संभावना इन्हीं पश्चिमी बिहारों में से पूछे जाने की है। प्रश्न कैसे बनते हैं हम उन पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि वैसे देखा जाए तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभयारण्य हैं, उन सबको मुझे रटना भी है और समझना भी है। अब महत्वपूर्ण कौन से हो सकते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहला, सबसे अंतिम, सबसे पहला कई तरीके से महत्वपूर्ण होता है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विविध तरीके से पूछा गया। साभर झील भी बहुत तरीके से पूछा जाता है, कूट में भी पूछा जाता है, स्वतंत्र रूप में पूछा जाता है। फिर अंतिम में इनकी बारी आती है, ये आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहीं से फिर प्रश्न बन जाता है सबसे छोटा रामसर स्थल। सबसे पहला आपने देखा, सबसे अंतिम आपने देख लिया, पहला 2, अंतिम 10। जिस राज्य के हिसाब से पूछेंगे उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर इसके बाद पूछा जाता सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुकासर है जो हिमाचल प्रदेश में है, एचपी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा है, परशुराम के माताजी के नाम पर पड़ा है। फिर इसके बाद सबसे बड़े की बात आती है। सबसे छोटा उत्तर में ऐसे समझें और सबसे बड़ा दक्षिण में। दक्षिण में कौन सा, बेम्बनाद झील। बेम्बनाद झील आर्द्रभूमि सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। ये 2 प्रश्न हो गए। फिर प्रश्न उठता है कि स्टेट के स्तर पर, जैसे अभी हमने बताया नंबर ऑफ वेटलैंड ये यूके में था, 170 था, लेकिन एरिया ऑफ वेटलैंड, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वेटलैंड कहाँ था, बोलिविया में था। उसी प्रकार से ये भी है, सबसे बड़ा वेटलैंड कौन, बेम्बनाद। और सबसे लंबे क्षेत्रफल वेटलैंड में कहाँ है, गुजरात में है। आप समझने, प्रश्न के स्वरूप समझने की कोशिश करिएगा। अब ये तो ऐसे हो गए। उसके बाद यहां से आइए देखते हैं अब किस स्टेट में कौन कौन से वेटलैंड हैं, कौन वेटलैंड किसी रूप में आपसे पूछा जाता है। आइए हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 वेटलैंड है। जम्मू कश्मीर में 4 वेटलैंड नामित किए गए हैं, जिसमें उलर झील महत्वपूर्ण है। डल झील, उलर झील का नाम सुने हैं। उलर झील कूट में पूछा जाता, उलर झील कहाँ पे है। फिर उसके बाद सोमोरी झील, कोकेरा झील,
सुरिनसर और मनेसर झील, ये चारों झीलें जम्मू कश्मीर में हैं। ध्यान देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को विशेष रूप से चर्चा में आया जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्वतंत्र राज्य के रूप में राज्य बना दिया गया। जब कहीं से कोई प्लेस चर्चा में आ जाता है तो उस प्लेस पर सबकी निगाहें चली जाती हैं और वहां से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना होती है, हिस्टोरिकल या कुछ भी इस तरह से होते हैं, वहां हम लोगों की दिमाग क्लिक करता है और प्रश्न वहीं से बना लिए जाते हैं। ये आप ध्यान दें। और पूरे भारत से प्रश्न नहीं बनेंगे, पूरे विश्व से प्रश्न नहीं बनेंगे। अमेजन बेसिन से प्रश्न क्यों बन जाएगा? अमेजन बेसिन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और पृथ्वी के फेफड़े में पिछले दिनों आग लगी हुई थी। यूरोपीय शक्तियां परेशान थीं। कुछ लोग किसी के ऊपर तोहमत भी लगा रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज कोरोना का सिस्टम चल रहा है, कोरोना से प्रश्न बनना ही बनना है। आइए आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम पंजाब चले तो पंजाब की कहानी है। पंजाब में पहले 3 वेटलैंड स्थल थे, अब 5 वेटलैंड स्थल हो गए, 2 को जोड़ दिया गया 28 जनवरी 2020 को। अब यहां देखें कांजली झील, रोपड़ झील, हरके झील, ये पहले के थे 3, फिर केशवपुर मियानी और व्यास रिजर्व, ये अब 5 हो गए। कांजली पूछा गया है कोर्ट में किसी IAS की परीक्षा में, PCS में मेंस में पूछा गया है जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। फिर उसके बाद देखा जाए तो रोपड़ भी पूछा जाता है। रोपड़ क्यों पूछा जाता है? इतिहास में पूछ लिया जाता है, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साथ। आप समझने का प्रयास करिए, पंजाब में ही है। फिर उसके बाद जो हरिके झील है, हरिके बैराज के रूप में, यहां के लिए सबसे बड़ी बात है हरिके झील कृत्रिम वेटलैंड है। कृत्रिम वेटलैंड है, इसलिए हरिके झील महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में 2 कृत्रिम वेटलैंड है, एक पंजाब में है, दूसरा मध्य प्रदेश MP में भोजसर, राजा भोज का तालाब आप लोग सुने होंगे भोपाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पंजाब में कौन सा महत्वपूर्ण ज्यादा है? हरिके है। हरिके के साथ करंट में जुड़े हुए केशव मियानी और व्यास रिजर्व। IAS की परीक्षा के लिए और PCS की परीक्षा के लिए जो नवाबगंज, पार्वती, सामन, समसपुर, सांडी और हर सरसाई हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाल ही में जोड़ा गया है, करंट मुद्दे हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए। फिर इसके बाद राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में आप ऑलरेडी एक देख ही रहे हो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1982 में लेके आप शामिल हुए थे। फिर उसके बाद सांभर झील को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, रटते जाएंगे साथ में, बहुत ही रटना आसान है। जिसे छोड़ने की जरूरत है उसको हम छोड़ देंगे। नल सरोवर उतना महत्वपूर्ण नहीं है किंतु गुजरात महत्वपूर्ण है। नल सरोवर उतना महत्वपूर्ण नहीं किंतु गुजरात महत्वपूर्ण है। गुजरात इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा एरिया में बड़ा वेम्बनाद है, सबसे ज्यादा एरिया यहाँ वेटलैंड की है। लेकिन नंबर ऑफ 1 में देखा जाए सिंगल में सबसे बड़ा कौन सा है तो वेम्बनाद है। सबसे छोटा कौन सा है? परशुराम की माता के नाम पर रेणुकासर। आगे बढ़ा जाए, आइए देखते हैं। फिर महाराष्ट्र के नंदूर मद महेश्वर एकमात्र यहाँ वेटलैंड है। अभी हाल ही में 28 जनवरी को शामिल किया गया है। ठीक है, अब केरल चलते हैं। केरल में 3 है, वेम्बनाद, अष्टमुंडी और सष्टमकोट्टा। ठीक है, यहाँ वेम्बनाद आपके लिए महत्वपूर्ण है, वेम्बनाद पकड़ के रखिएगा। शेष अष्टमुंडी, सष्टमकोट्टा आप दिमाग में बैठा के रखेंगे। केरल भी आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी चीजें यहाँ से। फिर हम चलते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय 7 वेटलैंड स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में 7 वेटलैंड स्थल है। रेणुकासर हो चुका है, नहीं हुआ। चलिए हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोग डैम, रेणुकासर और चंद्रताल। यहाँ कितने महत्वपूर्ण है? पोंग डैम और रेणुकासर महत्वपूर्ण है। रेणुकासर सबसे छोटा होने की वजह से पोंग डैम आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ है पोंग डैम? हिमाचल प्रदेश में है।
फिर अब उत्तर प्रदेश की बारी आती है, क्योंकि यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से, आरओ के दृष्टिकोण से, बीईओ के दृष्टिकोण से, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहली बात है उत्तर प्रदेश गंगा नदी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है, गंगा नदी में नरौरा, बुलंदशहर जिले में ऊपरी गंगा नदी में ब्रिज घाट से लेकर नरौरा तक का जो एरिया है, ब्रिज घाट से लेकर जो नरौरा तक एरिया है, वह एरिया वेटलैंड में शामिल किया गया है। जब हम वेटलैंड को क्लासिफाई किए थे तो उसमें बताए थे अंतर स्थली वेटलैंड होते हैं। अंतर स्थली वेटलैंड के अंतर्गत मैं बताया था, नदी बताए थे, झील बताए थे, अनूप बताए थे, सरेक्रिक बताए थे, लैंगून भी हमने बताया था। तो अब आप देख रहे हैं नदी कैसे शामिल हो रहा है, क्रिक क्षेत्र कैसे शामिल हो रहा है। ठीक है, तो ये नदी में, नदी का वो जो एरिया है वेटलैंड में है, ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरौरा तक, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नरौरा की बात आती है तो यही एक बात और हम चर्चा कर देते हैं, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र, ठीक है, एकमात्र परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, नरौरा में। चले आगे देखें। अब नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर अब इसको रख दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद नवाब, उन्नाव में उनका जन्म हुआ था इसलिए। ठीक है, फिर उसके बाद पार्वती अरंगा गोंडा में है, फिर सामन पश्चिम बिहार एटा में है, समसपुर रायबरेली में है, सांडी हरदोई सरसाई इटावा में है। ये नए वेटलैंड के रूप में शामिल किए गए हैं। ये सारे के सारे पश्चिम बिहार हैं। ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ दो तरीके से इनको पश्चिम बिहार के रूप में कोर्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, और ऐसे भी पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में कौन से पश्चिम बिहार अभी हाल ही में वेटलैंड में शामिल किए गए हैं या नहीं शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ा जाए, आइए अब देखते हैं। तो असम चलते हैं। असम में एकमात्र वेटलैंड स्थल दीपोर बिल है। फिर असम की बात आती है तो मणिपुर, मणिपुर में लोककटक, लोककटक वेटलैंड स्थल है। और इसी वेटलैंड स्थल पर एक झील है जिसका नाम पेबुल लामजाओ है, राष्ट्रीय उद्यान। इसी जगह पे पेबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान देंगे, वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, खूब पूछा जाता है, इसलिए लोककटक को दिमाग में आप बैठा लेंगे। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, डांसिंग डियर के लिए है, नाचने वाले डियर हिरन के लिए है। क्या वो वास्तव में हिरन नाचते हैं, डांस करते हैं? नहीं, डांस नहीं करते। तब क्या करते हैं? जो वो झील है पेबुल लामजाओ लोककटक वेटलैंड है, उस पर, उस झील में कुछ घास के, विशेष घास के परत जमे हुए हैं, लेयर जमे हुए हैं, जो पानी में फ्लोटिंग तैर रहा है। जब उस पर हिरन चलता है तो उसके वो पैर की हरकतें ऐसी होती है कि नाचता हुआ महसूस करता है। ठीक है, अगला देखें। चलते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल पूर्वी कोलकाता और सुंदरबन दो स्थल यहाँ वेटलैंड के रूप में शामिल किए गए हैं। फिर मध्य प्रदेश की बारी आती है। हमने अभी आपसे फिर चर्चा किया, मध्य प्रदेश में एकमात्र भोजसर, यह भी कृत्रिम वेटलैंड है। ठीक है, अब अगर मध्य प्रदेश की बात आती है तो यहाँ उड़ीसा चलते हैं। चिलिका झील और भीतर कनिका दोनों वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, सेंसिटिव है, इसलिए महत्वपूर्ण है। चिलिका झील आपसे बार बार पूछा जाता है, चिलिका झील कहाँ है, भीतर कनिका कहाँ है। अभी जब हम बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ाएंगे, जैव विविधता आपको पढ़ाएंगे, तो हाँ इन सब के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, कछुआ प्रजनन केंद्र भी है ये। फिर उसके बाद हम आंध्रा चलते हैं। आंध्रा में कोलोरू झील, एक कोलोरू झील है आंध्र प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण है। फिर तमिलनाडु में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पॉइंट कैलिमर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, पॉइंट कैलिमर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। फिर त्रिपुरा में एकमात्र रुद्र सागर। इस प्रकार से भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हुए, सारे वेटलैंड स्थल हुए। इनको आप इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा। हमने देखा जाए तो ये बहुत सारे जो भी हैं, एक झील है, राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी बिहार है। तो यहाँ आप आर्द्रभूमि के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहारों के नाम भी आपने रटा हुआ है। अभी जब अगले स्टेप में हम जैव विविधता देखेंगे तो वहां बताएंगे कि चिल्का झील किसके लिए मशहूर है, कांजली किसके लिए है, केवलादेव किसके लिए है, बिम्बनाथ किसके लिए है,
ये सब विविध जो है ये सब किसके लिए हैं, किस जीव जंतु के लिए मशहूर हैं, उस पर हम चर्चा आपसे करेंगे। तब तक इनको आप देखें। नमस्कार।